हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चरक संहिता के चिकित्सा स्थान उसके सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम रसायन चिकित्सा अध्याय है, उसके दूसरे पाद जिसका नाम प्राण कामीय रसायन पाद है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि जो रसायन चिकित्सा अध्याय हैं उनके कुल 4 पाद हैं और 63 योग हैं। ओके, तो उन 4 पादों में जो सेकेंड नंबर का पाद है वो है प्राण कामीय रसायन पाद और इसके अंदर टोटल 37 योग हैं। ओके, आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, आपको याद करने में भी आसानी होगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो प्राण कामीय रसायन पाद जो है सेकेंड पाद है और इसके अंदर कुल 37 योग है। ओके, और उनके कुछ इम्पोर्टेंट योग जो हैं उनको आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला योग जो है प्राण कामीय रसायन पाद, उसका नाम है आम्लक घृत, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आम्लक घृत जो है मेनली घृत पाक है और घृत पाक का जो प्रिपरेशन आप लोग भेषज कल्पना में पढ़ चुके होंगे, जिसमें किसी भी तरह का घृत पाक या स्नेह पाक करते हैं तो उसमें 3 चीज़ का ज़रूरत होता है, एक कल्क, दूसरा स्नेह एंड तीसरा द्रव यानी लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडियम में कुछ भी हो सकता है, डिकॉक्शन भी हो सकता है, स्वरस भी हो सकता है, गौमूत्र वगैरह कुछ भी हो सकता है। ओके, आम्लक घृत है तो आम्लक घृत में जो है सबसे पहले कल्क, स्नेह और द्रव में क्या है, आम्लक नाम है तो आम्लक से सबसे पहले आम्लक का स्वरस लेंगे, द्रव मीडिया में जो लिक्विड मीडिया उसमें, कल्क में जो है पुनर्नवा का कल्क लेंगे एंड स्नेह में जो है गौ घृत लेंगे और उसके बाद जो है इस घृत का जो है पाक करेंगे। ओके, तो ये हो गया आम्लक घृत। तो आम्लक घृत बनाने में जो आपको ये याद रखना है कि इसमें कल्क, स्नेह और द्रव में क्या क्या ले रहे हैं। तो द्रव में जो है आम्लक घृत है तो आम्लक स्वरस सबसे पहले याद रखना है, कल्क में पुनर्नवा एंड स्नेह में गौ घृत। उसके बाद जो घृत बनेगा पाक होने के बाद उस घृत को सेकेंड नंबर में क्या करेंगे, तो घृत तो स्नेह मीडिया में अभी भी वही घृत रहेगा, लेकिन कल्क एंड द्रव जो है अब चेंज होता जाएगा। सेकेंड टाइम में कल्क में जीवंती लेंगे एंड द्रव में वेदारिक अंसोरस लेंगे। ओके, फिर से स्नेह पाक करेंगे, जो घृत पाक होगा, जो घृत बनेगा उसको फिर से थर्ड टाइम में क्या करेंगे, कल्क में शतावरी लेंगे एंड द्रव में बला अतिबला का जो है क्वाथ लेंगे। ओके, तो ये हो जाएंगे आपको आम्लक घृत। अब इसी में जो है शतपाक घृत एंड सहस्त्रपाक घृत भी आपको कवर हो जाएगा। ओके, शत का मतलब होता है सेंचुरी, 100। तो जो ये आम्लक घृत है उनमें से किसी एक को यदि 100 बार पाक करेंगे किसी एक मेथड से, जैसे फर्स्ट वाला ये आम्लक स्वरस पुनर्नवा कल्क एंड गौ घृत में जो पाक कर रहे हैं, इसको यदि 100 बार पाक कर लेंगे तो ये शतपाक घृत हो जाएगा। ओके, एंड यदि इसी को 1000 बार पाक कर लेंगे तो ये हो जाएगा सहस्त्र पाक। यहाँ पे 3 प्रिपरेशन, 3 योग हो गया, आम्लक घृत, शतपाक घृत एंड सहस्त्रपाक घृत। ओके, नेक्स्ट हम लोग आम्लक अवलेह पढ़ते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट योग आम्लक अवलेह है। ओके, आम्लक अवलेह में नाम से क्लियर है कि इसमें आंवला तो होगा ही। इसमें याद करने योग्य बात यह है कि इसमें जो घटक द्रव्य, जो इंग्रेडिएंट है उसमें आम्लक है और आम्लक का जो नंबर है वो 1000 है। उसके साथ साथ पिपली भी जो है 1000 लिया एंड इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसमें जो तरुण पलाश होते हैं उनका क्षार का जो है जल, तरुण पलाश का क्षारोदक है, वो लिया गया। ओके, अवलेह प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो आप बुक से पढ़ लोगे। आपको याद रखने वाली ये बात है कि ये 3 चीज़ इसमें याद रखना है। थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन में ये दे रहा हूँ कि इसमें जो है आम्लक अवलेह जो है ना, ये निराग्नि वाला अवलेह पाक, अवलेह जो बनाते हैं ना विदाउट फायर का, तो वो वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि आग, अग्नि का कोई यूज नहीं किए हैं। जो तरुण पलाश का क्षार उदक है उस क्षार उदक में क्या करते हैं, शुष्क आम्लक एंड पिपली को डाल देते हैं। जब ये पूरा का पूरा जो इस पानी को जो है, ये जो क्षार उदक है, क्षार जल है, इसको जब सोख लेगा, अपने में सोख लेगा, तब उसके बाद जो उस आंवला एंड पिपली को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको जो है सुखा करके फिर उसका पाउडर बना लेंगे और उसके बाद उस चूर्ण में जो है मधु एंड घृत को मिला करके अवलेह के जैसा लीक करना है।
ओके। सो ये आम्लक अवलेय, इसमें फायर का यूज नहीं हुआ। जबकि अपर आम्लक अवलेय में क्या है, ये साग्नि है, इसमें अग्नि का यूज करते हैं। तो ये याद रखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ओके। अपर आम्लक अवलेय में भी क्या है, घटक द्रव्य में 1000 आम्लक है, और इसमें जो इस आंवला का जो है स्वेदन करते हैं। स्वेदन करते हैं मीन्स इसमें फायर का यूज हो गया। ओके। तो ये आपको आम्लक एंड अपर आम्लक अवलेय में आपको याद रखने वाली यही बात है कि आम्लक अवलेय में भी 1000 आम्ला है, अपर आम्लक में भी 1000 आम्लकी। आम्लक में जो है 1000 आम्लकी के साथ साथ पिपली है एंड तरुण पलाश का क्षार उदक है। ओके। नेक्स्ट है विडंग अवलेय। तो विडंग अवलेय में जो है ये भी अवलेय प्रिपरेशन ही है, और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसका जो इंग्रेडिएंट है ना, उसमें घटक द्रव्य 6 है। क्या क्या है, जो विडंग है एंड पिपली, इनका तंडुल लेना है, वाई विडंग पिपली, देन तेल, घृत और मधु, और ये सभी के सभी एक एक आटक अमाउंट में लेना है। एंड जो शीत शर्करा यानी मिश्री होते हैं वो 1.5 आटक लेना है। तो इसमें इतना ही पॉइंट याद रखना है। 6 इंग्रेडिएंट है, वाई विडंग, पिपली, तेल, मधु एंड घृत। ये पांचों जो है एक एक आटक लेंगे, एंड मिश्री जो है या शीत शर्करा का है वो 1.5 आटक लेंगे। इसके अलावा आप जो है बुक से पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इतना याद रखना आपको चाहिए। ओके। नेक्स्ट योग इसमें है बलादी रसायन। उसमें बलादी रसायन जो है टोटल 19 योग है बलादी रसायन में भी। तो वो 19 कौन कौन है, बला, अतिबला, चंदन, अगरू, धव, तिनीस, खदीर, सिमसिपा, शन, गुडुचि, हरितकी, अमलकी, रासना, श्वेत अपराजिता, जीवंती, शतावरी, मंडूकपर्णी, शारीवा, पुनर्नवा। ओके। ये 19 नाम है। याद हो गए, अच्छी बात है। नहीं याद हो गए तो कम से कम कुछ कुछ नाम, जैसे कि खदीर हो गए, बलादी रसायन है तो बला एंड अतिबला तो याद रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आप इसमें गुडुचि का नाम याद रख लीजिए। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इन सभी का जो स्वरस होता है ना, किसी का भी मीन्स सभी को मिला के नहीं, कोई एक का भी, उनके स्वरस को दूध के साथ प्रयोग करना है, क्षीर के साथ। ओके। तो 19 बलादी रसायन में 19 नाम है, जिसमें बला, अतिबला आपको याद रहेगा ही, बलादी रसायन है, बलादी रसायन है तो बला एंड अतिबला, खदीर, गुडुचि। ओके। देन हरितकी, आम्लकी 2 हो गया, और कुछ कुछ नाम इसमें से आप याद कर लो, अच्छा रहेगा। और इसको जो है दूध के साथ प्रयोग करना है। ओके। इसके बाद इसका अगला योग है नागबला रसायन। ओके। तो नागबला रसायन में आपको याद ये रखना है कि नागबला का जो है ना मूल होता है, रूट, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं। नागबला के मूल का जब भल्लातक रसायन पढ़ोगे तो भल्लातक में क्या करते हैं, इसके फल का संग्रह करते हैं। सो यूज्ड पार्ट क्या है नागबला में, मूल, रूट है। किस सीजन में लेते हैं, तो उसके लिए इन्होंने श्लोक में ये टर्म दिया, तपसी तपस्ये व मासे शुचि। ओके। जब इसका विमर्श आप देखोगे तो उसमें इसी मंथ को, जो इस मास को, जो तपसी तपस्या मास है, उसको माघ या फागुन का महीना माना है। ठीक है। तो तपसी तपस्या आपको ये कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। माघ फागुन आपको जनरली आएगा तो आप तो जान ही जाओगे, तपसी तपस्या में कन्फ्यूजन रहेगा। सो तपसी तपस्या जो है माघ एंड फागुन महीने के लिए लिया। ओके। इस महीने में नागबला के मूल का कलेक्शन करते हैं। ऐसे ही भल्लातक जब आप पढ़ोगे तो भल्लातक के फल का कलेक्शन करते हैं, क्योंकि इसका यूज पर फ्रूट होता है। लेकिन उसके लिए भी इन्होंने कौन सा मंथ दिया है, सूचो शुक्र। ओके। तो सूचो शुक्र जब आप विमर्श में जाओगे तो वहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि ज्येष्ठ या आषाढ़ महीने। तो सूचो शुक्र को क्या किया है, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास, ये मास जो है ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में कलेक्ट करना है। ओके। देन भल्लातक में ये भी है कि ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जो है इसको कलेक्ट किए हैं, तो उसके बाद इसको प्रयोग कब करेंगे, ये संग्रह का काल है कि इस समय में इस फ्रूट को जो है, हो सकता है कि समय में फुल्ली मेच्योर्ड होता होगा, या फिर अपने रस से जो है, अपने रस गुण वीर्य विपाक से पूर्ण रहता होगा। सो इसी मंथ में इसको कलेक्ट करते हैं। लेकिन यूज कब करते हैं, तो 4 महीने के बाद। ओके। ज्येष्ठ आषाढ़ के 4 महीने बाद क्या होगा, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, ये 4 महीना बीत गया तो कौन बचा, अगहन एंड पौष। सो इसके 4 महीने के बाद इसका यूज करते हैं। तो कौन से महीने में यूज करेंगे, अगहन एंड पौष मंथ में। ओके। तो भल्लातक का
फल का संग्रह करते हैं और कब करते हैं, ज्येष्ठ आषाढ़ यानी सूचे शुक्रे मास, और यूज कब करते हैं तो अगहन पूस। उसके लिए इन्होंने सहसी सहसय मास यूज किया वर्ड, सहसी सहसय। सो 3 मंथ है यहाँ। तपसी तपस्य मतलब माघ फागुन, सूचो शुक्रे मीन्स ज्येष्ठ आषाढ़, एंड सहसी सहसी मीन्स अगहन एंड पूस। ओके, तो ये थोड़ा टर्म जो है उसका हेर फेर है, ये भी आपको याद रखना चाहिए पीजी में इनकेस क्वेश्चन यदि आता है तो वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। ओके, एंड नागबला पे फिर आते हैं। तो नागबला का मूल का संग्रह कर लिए कौन से, तपसी तपस यानी माघ फागुन महीने में। इसका बेनिफिट इन्होंने क्या क्या बताया कि संवत्सर प्रयोगादास, यानी कि संवत्सर क्या होता है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष तक यदि इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, वर्ष 17 अजरम। ठीक है, 100 वर्ष के आयु तक जो है वो जीवित रहता है, 100 वर्ष का आयु का उपभोग करता है। यदि नागबला के रसायन को जो है विधि पूर्वक 1 साल सेवन कर लिया जाए तो वो व्यक्ति की आयु 100 वर्ष तक हो जाती है वह। ओके, समानम पूर्वेनम। उसके अलावा जो और भी जो बेनिफिट या फलश्रुति होंगे, जो पूर्व के जो रसायन, इससे पहले के जितने भी रसायन हैं उसमें जो बताया गया है, तो वो सारे बेनिफिट इसमें भी होंगे। ये जो 100 वर्ष है, ऑलमोस्ट सभी रसायन में ये 100 वर्ष तक जीवित रहता है, ऐसा बताया गया है। सो यदि याद ना हो तो ये पॉइंट तो एटलीस्ट आ ही जाएगा किसी भी रसायन में। ओके, नेक्स्ट है भलातक रसायन, इंपॉर्टेंट। भलातक रसायन में फल का संग्रह हो गया, सोचो शुक्रे व माह से, एंड प्रयोग कब हो गया, सहसी सहसी माह से। नेक्स्ट है भलातक का प्रयोग विधि। सो भलातक को किस तरह प्रयोग करना है, तो उसके लिए जो यहाँ विधि बताया ये अकॉर्डिंग टू गंगाधर है। ओके, ये कमेंटेटर हैं, उनके अनुसार इन्होंने बताया कि 10 भल्ला तक से शुरू करना है, यानी कि फर्स्ट डे आपको जो है 10 भल्ला तक देना है। उसके बाद क्या है, उसको बढ़ाते बढ़ाते 30 तक ले जाना है, मीन्स एक एक भल्ला तक बढ़ाते जाना है। तो 30 तक जाने में इसको कितना दिन का समय लग जाएगा, 10 + 20 20 दिन का समय लग जाएगा। यानी कि 21st डे 21वें दिन में जो है ये 30 भल्ला तक लेने लगेगा। पहला दिन 10 भल्ला तक, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, ऐसे करते करते 21वें दिन में 30 भल्ला तक आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 दिन तक, ठीक है, 21 से लेकर के 7 दिन हो गया तो 27, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27, 27वें दिन तक इसको 30 ही भल्ला तक देना है। ठीक है, अब जो है इसको घटाना शुरू करेंगे। 28वें दिन से इसको क्या करना है, एक एक करके घटाते घटाते इसको वापस 10 पे लाना है। तो वापस 10 पे आने में इसको कितने दिन का समय लग जाएगा, पुनः 20 दिन का समय लग जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 37th डे। तो 37th डे पे ये 30 भल्ला तक पे आ जाएगा। सॉरी 37 नहीं हो जाएगा, 28 है ना, 20 घटाना है 30 में से 10, तो 47th डे। ओके, एंड फिर 48वें दिन पे भी इसको 10 भल्ला तक देना है। तो इस तरह से ये जो 10, 11, 12, 13 करते करते 30, 30 से फिर 30, 30 रहेगा 7 दिन, और उसके बाद फिर घटते घटते 10 पे आना है। तो कुल मिलाकर के 1000 भल्ला तक का प्रयोग हो जाएगा। इसको 1000 भल्ला तक प्रयोग करना, और इसमें जो टोटल टाइम जो है 49 नहीं 48 डे का टाइम लग रहा है। ओके, तो गंगाधर के अकॉर्डिंग भल्ला तक का प्रयोग समझ में आ गया होगा कि 10 भल्ला तक से शुरू करना है और 10 से बढ़ाते बढ़ाते 30 तक ले जाना है। तो 10 से बढ़ाते हुए 30 तक ले जाएंगे तो कितने दिन का समय लग जाएगा, 10 से 30 यानी 20 दिन का समय लगेगा। तो फर्स्ट डे और + 20 21st डे में ये जो है 30 भल्ला तक पर आ जाएंगे। ओके, और उसके बाद इसको जो है टोटल 7 दिन तक जो है 30 ही भल्ला तक देना है। तो 21st डे से जो है 27th डे तक जो है इसको 30 भल्ला तक देना है। उसके बाद जो है फिर घटाकर 10 भल्ला तक पे लाना है। ओके, तो 27th डे में घटाते हुए अब 10 भल्ला तक पे लाएंगे तो फिर 20 डे का और टाइम लगेगा, यानी 47th डे। ओके, 47 डे पे ये 10 भल्ला तक पे आ जाएगा, और 48 डे 48वें दिन भी इसको 10 भल्ला तक देना है। तो कुल मिलाकर 1000 भल्ला तक इसको हो जाएगा। और इसमें कितने दिन का समय लगेगा, 48 डे का। इसके अलावा एक और है, वो है आपको चक्रपाणी का। सो चक्रपाणी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये क्या कहा है, इन्होंने भी कहा है कि 10 भल्ला तक से शुरू करना है। तो फर्स्ट डे इसको 10 भल्ला तक देना है, और 10 से फिर बढ़ाते बढ़ाते 30 तक ले जाना है।
ओके, तो कितने दिन में 30 हो जाएगा, इसी के जैसा वापस 21वें दिन में इसको 30 भल्ला तक मिल जाएगा। लेकिन चक्रपाणी ने कहा है कि उसके बाद जो है फिर घटाते हुए इसको 10 पे लाना है, तो फिर 30 से 10 लाना है, यानी कि 20 दिन का डिफरेंस हो जाएगा। तो 41st डे 41वें दिन पे इसको वापस 10 भल्ला तक होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर इसको बढ़ा करके जो है 10 से बढ़ा करके इसको 17 तक ले जाना है, 17 भल्ला तक पे। तो 7 दिन का समय, यानी कि 48वें दिन पे ये 17 भल्ला तक लेगा। उसके बाद 17 से फिर घटा करके 11 भल्ला तक पे लाना है, मीन्स 6 दिन का समय लगेगा। तो ये 41वें दिन पे 10 भल्ला तक, 48वें दिन पे 17, 17 से फिर इसको घटा करके आपको कहाँ लाना है, 1 मिनट, हाँ 17 से घटा करके इसको 11 लाना है। तो 17 - 6 11, तो 48 में 6 और ऐड कर देंगे, यानी 54th डे पे 11। एंड फिर 55th डे यानी 55वें दिन पे भी इसको 11 भल्ला तक देना। ओके, एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। चक्रपाणी ने कहा है कि 10 भल्ला तक से देना है, तो फर्स्ट डे 10 भल्ला तक दिए हैं, तो 10 से फिर एक 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 बढ़ाते बढ़ाते 30 तक ले जाना है। तो 10 में कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तो 30 दिन। सो फर्स्ट डे यदि 10 दिए हैं तो 21वें दिन पे इसको 30 भल्ला तक मिलेगा। ओके, अब इन्होंने कहा है कि 30 से फिर घटा कर 10 लाना है, तो 30 - 10 यानी 20, तो 20 दिन का और समय लगेगा। तो 41वें दिन पे वापस 10 भल्ला तक पे आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है कि 10 भल्ला तक से फिर इसको बढ़ाकर 17 भल्ला तक जाना है। तो 10 + 7, 7 दिन का समय लगेगा। सो 41 दिन में 41वें दिन पे 10 भल्ला तक पे है, तो और 7 दिन आपको ऐड करना है, यानी 48वें दिन पे ये 17 भल्ला तक पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है कि 17 भल्ला तक से घटाते हुए इसको 11 भल्ला तक पे लाना है पर्सन को। तो 17 - 6 दिन का समय लगेगा। तो 48 में 6 और ऐड कर दिया जाए तो 54, 54वें दिन पे जो है 11 भल्ला तक पे आएगा। और उसके बाद 55वें दिन पे फिर से इसको 11 भल्ला तक देना है। ओके, तो इतना करने पर इसको जो जोड़ करके टोटल 1000 भल्ला तक हो जाएगा। तो ओवरऑल गंगाधर एंड चक्रपाणी इन दोनों ने कितना कहा है, 1000 भल्ला तक दिया है लेने के लिए, और दोनों ने कहा है कि 10 भल्ला तक से शुरू करना है पहला दिन। बाद बाकी ये प्रोसीजर आप यहाँ पे समझ गए, अच्छी बात है। नहीं समझे तो एक बार अपने टेक्स्ट बुक से देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट भल्ला तक में जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये दिया है कि कफजो न च रोगस्ति न बिबंधि अस्ति कश्चन यह न भल्ला तक हन्यात शीघ्रम मेधाग्निवर्धनी। सो इन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई भी कफज रोग या कोई भी विबंध रोग नहीं है जिसको भल्ला तक ठीक न कर सके। अर्थात भल्ला तक के यथाविधि विधि पूर्वक यदि प्रयोग किया जाए तो जितने भी तरह के कफज रोग हैं या विबंध है वो ठीक हो जाएगा। साथ साथ भल्ला तक क्या है, शीघ्र मेधा अग्निवर्धनी, बहुत ही जल्दी मेधा और अग्नि इन दोनों को वृद्धि कराने वाले होते हैं। सो विशेष पॉइंट में 2 पॉइंट आ गया, एक कफज एंड विबंध वाले सारे रोगों को दूर करता है, दूसरा शीघ्र मेधा अग्निवर्धनी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भल्ला तक से रिलेटेड ये है कि भल्ला तक के 10 योग, जो कि योग में हमने पढ़ा था। तो भल्ला तक का इंट्रोडक्शन था अब तक। ये भल्ला तक का 10 योग है, वो क्या क्या है, सर्पी क्षीर छौद्र गुड़ यूस तैल पलल एंड सक्तु लवंतरपन। यानी भल्ला तक सर्पी, भल्ला तक क्षीर, भल्ला तक छौद्र, भल्ला तक गुड़, भल्ला तक यूस, भल्ला तक तैल, भल्ला तक पलल, भल्ला तक सक्तु, भल्ला तक लवन एंड भल्ला तक तर्पण। ये 10 योग इम्पोर्टेंट हैं, आपको इन 10 का नाम याद होना चाहिए। ओके, तो 4 + 3 + 3 से याद कर सकते हैं, सर्पी क्षीर छौद्र गुरु एक साथ, यूस तैल पलल एंड सत्तु लवन तर्पण, या फिर आपको जैसे भी याद हो, अल्टीमेट एम याद ही करना है। ओके, तो भल्ला तक के इन 10 योगों का नाम याद करना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, भल्ला तक और आमलक इनके इन रसायन के सेवन काल में जो है अन्न निषिद्ध है। इससे पहले अभी आम्लकीय रसायन में भी हम जान चुके हैं कि आम्लक रसायन में जो है जब सेवन करते तो उस समय अन्न नहीं यूज करते, अन्न निषिद्ध है। ऐसे ही भल्ला तक में भी जो है अन्न का निषेध है, अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए इसके सेवन काल में। ओके, भल्ला तक का एक और पॉइंट है कि भल्ला तकानी तीक्ष्णानी पाकिन्य अग्नि समानी च, यानी भल्ला तक क्या है, अग्नि के समान तीक्ष्ण पाक करने वाला होता है। जिस तरह अग्नि में जो जल करके जो पाक हो जाता है, उसी तरह भल्ला तक भी अग्नि के समान तीक्ष्ण पाक करने वाला होता है, यदि इसको प्रॉपर यूज नहीं किया जाए, बिना शुद्धि किए प्रयोग किया जाए।
भलातक में मेनली बिल्वनॉल ऑयल होता है ना, आपको पता होगा बिल्वनॉल ऑयल जो है वो यदि स्किन पे पड़ा तो ब्लिस्टर काउज करता है। तो ये क्या है, तीक्ष्ण पाक करने वाला, फोड़े फुंसी या फिर और भी किसी तरह का तीक्ष्ण पाक करने वाला होता है यदि उसको प्रॉपर यूज नहीं किया जाए, बिना शोधन किए प्रयोग किया जाए। लेकिन वही भलातक के बारे में आगे क्या बताया है कि भवंत्य अमृत कल्पानी प्रयुक्तानी यथाविधि, यदि उसको सही प्रकार से शुद्धि किया जाए और उसके बाद प्रयोग किया जाए तो वो भलातक क्या हो गया, अमृत के जैसा होता है। ओके, तो ये हो गए भलातक के पॉइंट। अब भलातक में हम लोग ये भी जान गए कि अग्नि के समान तीक्ष्ण पाक करने वाला होता है, यानी कि पित्त और अग्नि इन गुणों से युक्त होता है। सो जो भी पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं उनको क्या कहा है कि ग्रीष्म एंड शरद ऋतु में भलातक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृद्धि सामान्य सर्वेशम, ये जानते हैं। तो अग्नि, तीक्ष्ण गुण, पित्त प्रकृति, ये सब क्या है, समानता को दिखाता है। तो समान क्या है, उसको वृद्धि करेगा ना। सो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को ग्रीष्म शरद ऋतु में भलातक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, सो इसके साथ प्राणकामी रसायन पाठ कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ जो अपना टेक्स्ट बुक भी ज़रूर पढ़ें, एंड इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।